चलो, ये हिंद चीन में राष्ट्रवाद का अगला टॉपिक है, जिसमें आप लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं और क्लास में लिखा भी रहे हैं। चलो, साथ ही असैन्य प्रशासन में स्थानीय लोगों को महत्व देना शुरू कर हो गया। कुछ हद तक राजा घराने ने भी अपने प्रशासन में सुधार का प्रयास किया। इन नाम मात्र के सुधारों से जनता खुश नहीं हो सकती थी, यानी कि ये नाम मात्र का सुधार था, लोगों को लुभाने के लिए सुधार था, इसमें जनता खुश नहीं हो रही थी। इन्हीं परिस्थितियों में 1917 ईस्वी में न्यू गेन आई क्वॉक हो ची मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादियों का गुट बनाया। और ये हो ची मिन नामक जो है कि गुट कहाँ पे बना बाबू? वियतनामी छात्र कहाँ पे बनाया? तो पेरिस में। कहाँ पे बनाया? पेरिस में। किसने बनाया? तो न्यू गेन आई क्वॉक, न्यू गेन आई क्वॉक ये एक वियतनामी छात्र था जो पेरिस में पढ़ाई कर रहा था। वो साम्यवादी गुट का गुट को बनाया पेरिस में। बाद में हो ची मिन शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को गए। हो ची मिन कहाँ गया बाबू? शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को। साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। साम्यवादी से प्रेरित होकर 1925 में कौन सा दल का गठन किया? वियतनामी दल का। साथ ही कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था कर ली। अंततः 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सांग देंग यानी कि एक पार्टी बनाया जिसका नाम था वियतनाम कांग सांग देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया, जो पूर्णतः उग्र विचारों से चलने वाली पार्टी थी। यानी कि उग्र विचार, जो करना भी करना है और मार काट जो भी होता है उसी को कहा जाता है उग्र। 1930 ईस्वी के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान किया। चावल, रबर आदि के दाम भी गिर गए। हिंद चीन में बेरोजगारी भी बढ़ती चली जा रही थी। इस स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवादी को अपना रहे थे। मतलब अब किसान जब परेशान हुआ, जब उसको कोई रास्ता नहीं मिला, बोला ने चल साम्यवादी दल में ही क्या हो जाओ, जुट जाओ। राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार का दमन चक्र काफी तीव्र एवं क्रूर होता जा रहा था। और जो फ्रांसीसी सरकार थी बाबू, वो अपना दमनकारी नीति को अपना रहा था और क्रूरता से मतलब क्रूर अपना दिखा रहा था। विद्रोही जनता पर निर्ममता से गोलियां चलाई जाती थी। जो जनता विद्रोह के लिए खड़ा होता था उस पर गोलियां चला दी जाती थी। इससे आगे बढ़कर हवाई जहाज़ों से बमबारी भी किया जाता था। बताओ, हवाई जहाज से भी जो विद्रोही करता था, विद्रोह करता था, आंदोलन करता था, उस पर बम गिरा दिया जाता था। इस दमन चक्र में हजारों लोग मारे गए। आंदोलन दब सा गया, परंतु ये सोए हुए ज्वालामुखी की तरह था। मतलब आंदोलन तो दब सा गया, लेकिन ये सोए हुए ज्वालामुखी की तरह मतलब था, जो अंदर अंदर ही खौल रहा था, जो अंदर अंदर ही खौलता गया। भूमिगत आंदोलन की शुरुआत हो गई। इसके बाद क्या हुआ बाबू? भूमिगत आंदोलन की शुरुआत होगी। द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने वियतनामी को एक निर्णायक रास्ता प्रदान किया। जून 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से हार गया। 1940 में किससे? फ्रांस से। कौन हार गया बाबू? जर्मनी से। कौन हार गया? फ्रांस से। जर्मनी से, यानी फ्रांस जर्मनी से हार गया। जर्मनी फ्रांस को हरा दिया। फ्रांस में जर्मनी समर्थित सत्ता कायम हो गई। जर्मनी का जो समर्थन करता था कहाँ पे? फ्रांस में, वो सत्ता कायम हो गई। एक संधि के तहत जापान को भी हिंद चीन में सेना भेजने का मौका मिला। एक संधि किससे हो गई? जापान और हिंद चीन। उसमें जापान अपना फौज कहाँ पे भेज दिया? हिंद चीन में। इसका फायदा उठाते हुए पहले तोकिन फिर अन्नाम अंततः पूरे हिंद चीन में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। देखो, सबसे पहले किसको कब्जा किया जापान ने? तोकिन को। फिर किसको कब्जा किया बाबू? अन्नाम को। फिर धीरे धीरे पूरे हिंद चीन पर कायम कर लिया, मतलब अपना शासन स्थापित कर दिया। यह हिंद चीन में एक तरह का द्वैत शासन था। द्वैत शासन मतलब दो आदमी का शासन था, जिसमें सत्ता जापानियों के हाथ में थी। सत्ता किसके हाथ में? जापानियों के हाथ में। और प्रशासनिक मुखौटा फ्रांसीसियों के हाथ में। तो द्वैत शासन हुआ कि नहीं हुआ? दो आदमी का शासन हुआ, दो देशों का, तो द्वैत शासन हुआ। प्रशासनिक मुखौटा फ्रांस के हाथ में और सत्ता जापानियों के हाथ में। इसके फलस्वरूप वियतनाम के गुप्त क्रांतिकारियों को अवसर मिला। अब वियतनाम में एक दल था जिसका नाम था गुप्त क्रांतिकारी दल। क्या नाम था? गुप्त क्रांतिकारी दल। वे जापानियों और फ्रांसीसियों दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करने लगे।